संविधान ही हत्यारा है। हम तो अपना इतिहास उठाएंगे। कोई माइकल ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में तो रोक ले। हमें मिसालों की कोई जरूरत नहीं है। फिरोजाबाद जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर जसराना के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को डकैतों ने 24 दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून डाला था। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज से तकरीबन 45 साल पहले हुई थी। आपको बता दें कि उस दिन 2.5 घंटे तक खूनी खेल चला था और गोलियों के चलने की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप गया था। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। जहां जो मिला था उसे वहीं ढेर कर दिया गया था। छप्पर पर, आंगन में, किचन में, सब जगह लाशें बिछी थी। हम यहां यूपी के दिहुली नरसंहार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी तक को वहां पैदल जाना पड़ा था। इसी को लेकर पिछले हफ्ते 44 साल बाद मैनपुरी कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें 24 दलितों का नरसंहार कर दिया गया था और कई लोग गोलियों के लगने से घायल हुए थे। उसी मामले में आरोपियों को दोषी करार देने में 44 साल लग गए। समझ रहे हैं आप, 44 साल मतलब जो लोग तब 35 साल के होंगे वो आज 80 साल के हो गए होंगे। इसी वजह से मामले में जहां 17 आरोपी थे, मगर इसमें से 13 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। 3 आरोपियों को दोषी जबकि एक को भगोड़ा करार दिया गया है। इन्हीं 3 आरोपियों को कोर्ट ने अब फांसी की सजा सुनाई है। यहाँ हम आगे जानेंगे कि आखिर क्या थी दिहुली नरसंहार की कहानी, क्यों हुआ था ये भयानक हत्याकांड। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वीपी सिंह जो तब यूपी के मुख्यमंत्री थे, क्यों टेंशन में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने डाकू विरोधी अभियान इतना बड़ा चलाया था जिसकी कीमत उन्हें अपने बड़े भाई की जान देकर चुकानी पड़ी थी, जो तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिन्हें डाकुओं ने बेटे के साथ मार डाला था। ये बात 18 नवंबर 1981 के शाम 5 बजे के आसपास की है। ये सर्दियों की शुरुआत थी जब अंधेरा जल्दी होना स्टार्ट हो गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक गांव दिहुली में जब औरतें खाने बनाने की तैयारी कर रही थीं, बच्चे बाहर खेल रहे थे, कुछ लोग खेत पर थे जबकि कुछ लोग घर पर थे, तभी कुछ डकैत हथियारों के साथ वहां पहुंच गए। उनमें से ज्यादातर डकैत उस वक्त के चर्चित डाकू गैंग सरतोष और राधे गैंग के थे और वो पुलिस की वर्दी में थे। और गांव पहुंचते ही उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो जहां दिखा उसे वहीं मार डाला। ये नरसंहार करीब 4 घंटे तक चला, जिसमें 24 दलितों की उसी वक्त हत्या कर दी गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो डकैत वहां से भाग चुके थे। दिहुली नरसंहार के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इस घटना से वो भी हिल गए थे। उस वक्त वीपी सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई थी और विपक्ष ने यूपी में सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। घटना के अगले ही दिन खुद गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गांव का दौरा किया था। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। चारों तरफ पूरे देश में घटना को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी और बड़ी संख्या में तब प्रोटेस्ट हुए थे। उस वक्त इस मौत के आंकड़े की संख्या और बढ़ सकती थी, लेकिन डकैतों को पता नहीं था कि उस समय बाहर खेत में गांव के लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे जो पंचायत से संबंधित थी। इसीलिए गांव में उस समय उतने ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। अब अगर उस घटना के समय वहां मौजूद गवाह लायक सिंह की माने, जो मुकदमे के वादी भी थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो 18 नवंबर 1981 को शाम 5 बजे के करीब गांव में अपने भाई के खेत पर गए हुए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने देखा कि 20-21 आदमी राइफल, बंदूक और तमंचा लिए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वो गांव के कुएं के पास गड्ढे में छिप गया। वहां से देखा कि इनमें खुद राधे और संतोष के साथ कई लोग हथियार लिए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। डकैतों ने सबसे पहले वहीं आलू के खेत में खड़े ज्वाला प्रसाद को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वे लोग आगे बढ़े और मेन गांव में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इसी तरह एक गवाह वेदराम ने अदालत को बताया कि वारदात में उनके भी 2 बेटे मारे गए थे और नरसंहार के बाद आरोपी पास के ठाकुरों के मोहल्ले में चले गए। वहां वो रात को 1:30 बजे तक रुके थे। वहां गिरोह ने दावत भी की थी। भयावहता
पता बताते हुए उन्होंने बताया कि रात तक वो डर से अपने मोहल्ले में नहीं गए। गिरोह ने हत्याओं के बाद लूटपाट भी बड़े पैमाने पर की थी। इसमें डकैतों ने औरतों, बच्चों, किसी को नहीं बख्शा। इस तरह हमले में बच गई 80 साल की एक पीड़िता चमेली देवी उस दिन को याद करते हुए बताती हैं कि अचानक गोलियां चलने लगी। मैंने भागते हुए देखा कि रास्ते में कई लोग गोली लगने से जमीन पर गिरे हुए थे। मैं छत पर भागी, लेकिन पैर में गोली लग गई थी और मैं और मेरा बच्चा छत से गिरकर घायल हो गए थे। डकैतों ने औरतों और बच्चों, किसी को भी उस वक्त नहीं बख्शा था। जो मिला उसको मार दिया था। वहीं एक और चश्मदीद गवाह भूप सिंह के मुताबिक गिरोह ने पूरे जाटो टोले को घेर रखा था। उस वक्त जो दिखाई देता था उसको गोली मार रहे थे। मृतकों के शवों को अगले दिन ट्रैक्टर पर लाद कर मैनपुरी भेजा गया था, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। अब अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस हत्याकांड के पीछे की कहानी की बात करें तो पुलिस की चार्जशीट के अनुसार सामूहिक नरसंहार को अंजाम देने वाले अधिकांश अभियुक्त अगड़ी जाति यानी फॉरवर्ड कास्ट से थे। पुलिस के मुताबिक पहले डाकू संतोष, राधे और साथ ही कुंवरपाल सेम गिरोह में थे, लेकिन कुंवरपाल जो कि एक दलित समुदाय से था, उसकी एक फॉरवर्ड कास्ट की महिला से मित्रता हो गई थी और यही बात फॉरवर्ड कास्ट के संतोष और राधे को नागवार गुजरी, जहां से दुश्मनी की शुरुआत हुई। इसके बाद कुंवरपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई थी। इसके बाद तब पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए संतोष और राधे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। इन्हीं बातों को लेकर संतोष और राधे के साथ गिरोह के बाकी सदस्यों को यह शक हुआ कि उनके गैंग के इन 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के पीछे इलाके के जाटो जाति के इन लोगों का हाथ है। इस शक को इस बात ने और पक्का कर दिया जब पुलिस ने इस घटना में जाटो जाति के ही 3 लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया। यहीं से शक और गहरा हुआ। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इसी रंजिश की वजह को दिहुली हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण बताया गया है। इस वारदात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिहुली गांव का दौरा किया था। वो गांव में पैदल ही घूमी थी। विपक्ष ने इस नरसंहार को लेकर तब इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया था। तब विपक्ष के नेता बाबू जगजीवन राम ने भी इस गांव का दौरा किया था। घटना के बाद कई महीनों तक पुलिस और पीएसी गांव में तैनात रही और लोगों से गांव में ही रुकने की अपील की थी। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रदेश में डकैतों के खिलाफ एक महाअभियान चलाया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना एक भाई भी खोना पड़ा था। इस अभियान में सैकड़ों डकैत मारे गए थे। तब बीहड़ के डकैतों का काफी हद तक सफाया कर दिया गया था। इसी के चलते डाकू उनसे बहुत नाराज हो गए थे और बदला लेने के चक्कर में उनके भाई को इलाहाबाद में डकैतों ने मार डाला था। इस केस को हाई कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में 1984 में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1984 से अक्टूबर 2024 तक केस में वहां पर ट्रायल चला। इसके बाद केस को फिर से मैनपुरी डकैत कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 24 साल लग गए। आपको बता दें कि इस घटना में कुल 17 अभियुक्त थे, जिनमें से 13 की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। आज मैनपुरी की अदालत ने 44 साल बाद 3 लोगों को फांसी की सजा दी है। ये फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। अब देखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितने सालों बाद इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाता है, क्योंकि अभी अभियुक्तों के पास या आरोपियों के पास या दंड पाए हुए लोगों के पास 30 दिन का समय है, जिसमें वो अपनी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इस घटना को लेकर आए आदेश से क्या आपको लगता है कि वास्तव में न्याय हुआ है? ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां इस घटना के शिकार लोग आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं, जबकि ज्यादातर आरोपी अपनी मौत से ही पहले मर चुके हैं। तब जो लोग जवान थे वो आज या तो मर चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं। इस टॉपिक को कॉन्टेक्स्ट बनाकर आपसे जुडिशियल डिले या न्यायिक देरी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है।